नमस्ते। ज्ञान विविधे यूट्यूब चैनल में मैं मुन्नी शर्मा स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए हिंदी साहित्य चैप्टर नंबर 3 ठेले पर हिमालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। इसका एक भाग है वो हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। आज इसका भाग 2 का अध्ययन है, हम करते हैं भाग 2 पढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय बड़ा ही दिलचस्प है ये शीर्षक, और यकीन मानिए कि आप धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि मुझे ये शीर्षक है वो इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसे ढूंढना नहीं पड़ा, खोजना नहीं पड़ा। ये मुझे ऐसे ही मिल गया जब मैं पान की दुकान पे खड़ा था और ठेले पर मैंने बर्फ की सिल्लियाँ देखी, और कहते हैं कि मुझे अपने आप मेरे दिमाग में ये शीर्षक है वो पहुँच गया, और कहते हैं कि मुझे इसके लिए बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और धर्मवीर भारती जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो नए कवि है तो इस शीर्षक को ले जा सकते हैं, और इस पर बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, वो 200-300 पंक्तियाँ हैं, वो लिख सकते हैं। बेतुकी बेढंगी पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। इस पर बड़ा ही दिलचस्प है ये शीर्षक। और अपनी इसे जो अपने यह यात्रा वृत्तांत है इसमें ये वर्णन करते हैं, कौसानी की यात्रा का वर्णन करते हैं। कौसानी जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उसका वर्णन है वो करते हैं। और हमने कुछ वर्णन में कल पढ़ भी लिया था कि कौसानी जाते हैं, जैसे अल्मोड़ा जाने वाली बस में वो बैठते हैं, नौसिखिया ड्राइवर होता है तो उनकी जान गले में अटकी रहती है। जैसे वो पहुंचते तब तक जितने भी यात्री थे सबके चेहरे पीले पड़ चुके होते हैं डर के मारे, और उस समय उन्हें और कहते हैं कि वहाँ उतरने के बाद शुक्ल जी आते हैं। शुक्ल जी ने उन्हें यहाँ आने के लिए है वो कहा था, इस जगह को देखने के लिए कहा था, बर्फ के सौंदर्य को निहारने के लिए कहा था। बड़े करीब से बर्फ को देखने का जो सौंदर्य था वो कौसानी जाकर ही मिल सकता है। और इसके बारे में इस कौसानी के लिए तो बहुत सारी बातें हैं वो ये कही गई है कि कश्मीर के मुकाबले में कौसानी है वो अधिक मनमोहक है, अधिक मनमोहक है। गांधी जी ने अपने अनासक्ति योग में भी लिखा था कि स्विट्जरलैंड का आभास अगर आपको करना हो तो कौसानी जाइए, कौसानी की यात्रा कीजिए तो आपको स्विट्जरलैंड का आभास मालूम होगा। तो बड़ी ही मनोहर ये जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ पर जाकर बर्फ को बड़ी करीब से देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है। तो यहाँ की जो नदी, घाटी, खेत, बाग, बगीचे, गली, गांव सब बड़ा ही सुंदर है। और जिस मार्ग से वो जा रहे हैं वहाँ पर हमें पहले जब सूखा सूखा मार्ग, कंकरीला पथरीला मार्ग ऐसे देखने के लिए मिला था, तो सोचते हैं कि पता नहीं इतना इसके कौसानी के बारे में जादू सुना था कि बड़ी ही जादूमय जगह है, बड़ी ही सुंदर मनोहर जगह है, लेकिन ये जादू दिखाई तो नहीं दे रहा, वो सौंदर्य कहाँ रह गया। और इसी क्रम जैसे जैसे रास्ता बीतता है उनके चेहरे पर धैर्य, असंतोष, अंत में क्षोभ है वो इनके चेहरे पर झलक आता है। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हम इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है और ढाल पर बढ़ने लगती है। तो कहते हैं जितना मार्ग हमने अब तक तय किया था वो बड़ा ही सूखा सूखा मार्ग लगता था, तो हमारा जो मन की असंतोष था वो बढ़ता ही जा रहा था कि क्यों क्यों बुलाया गया हमें, क्यों इतनी प्रशंसा की गई थी कौसानी की, क्यों इसके जादू में वातावरण की बातें कही गई थी, कहाँ है वो जादू, कहाँ है वो अतुलित सौंदर्य। तो लेकिन जैसे ही बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर बढ़ने लगती है, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उसी पर कि सोमेश्वर की घाटी है उसके जो उत्तर में एक ऊंची पर्वतमाला उस पर बस पड़ने लगती है, पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा, उस शिखर पर कौसानी गांव है वो बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। अब नजदीक पहुंच गए थे, बस अड्डे पर जाकर रुकती है। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गाँव, बिल्कुल छोटा सा गाँव उजड़ा सा, और बर्फ का तो कहीं नामो निशान ही नहीं। देखो कितनी प्रशंसा सुनते आ रहे थे, तो बड़ा छोटा सा उजड़ा सा गांव, बर्फ का तो कहीं नामो निशान ही नहीं, बिल्कुल ठगे गए हम। और मन ही मन है वो लेखक है वो सोचते हैं धर्मवीर भारती जी की हमें तो ठग लिया गया है, हमें तो बिल्कुल पूरी तरह से ठग लिया गया है। कितना खिन्न दाम है, दुखी हो जाता है मन। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वही पत्थर की मूर्ति स्तब्ध खड़ा रह गया। और कहते बिना मन से बस में उतरा और जहाँ खड़ा था वही मूर्तिमान होकर खड़ा रह गया, मैं स्तब्ध सा होकर। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में तो यह तत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। और कहते बड़े ही बेमन से उतरा था, लेकिन बस से उतरने के बाद जिस जगह खड़ा था वही मैं मूर्तिमान होकर है वो खड़ा रह गया, स्तब्ध सा। बड़ा आश्चर्य हो रहा था मुझे देखकर, सामने का नजारा देखकर कि कितना अपार
पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह प्रत्युर रंग की रंग बिरंगी घाटी और छिपा रखी है। इसमें किन्नर और यक्ष ये तो वास करते होंगे। किन्नर यक्ष जाति वास करती होगी। 50 मील चौड़ी है घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, 50 मील लगभग चौड़ी है घाटी थी। मखमली कालीन जैसे बिछा दिया गया हो इस धरती पर। सुंदर गेरू की सिलाई काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, गेरुए सिलाई थे, गेरुए रंग की, लाल रंग में होता है गेरुआ रंग, उसको काट काट कर है वो रास्ते बनाए गए थे। बड़े सुंदर रास्ते बने हुए थे जिसके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आपस में उलझ जाने वाले बेले की लड़ियों सी नदियां। कहते कितना सुंदर रास्ता बनाया गया था जो कि गेरुए रंग के पत्थरों को काट कर रास्ता बनाया गया था और उसके रास्ते के किनारे पर सफेद रंग के पत्थर है वो कतार में रखे गए थे, पंक्ति में रखे गए थे। और कहते इसके आपस से और इसके दोनों तरफ इधर उधर है वो बेलों की लड़ियों की भांति उलझ जाने वाली नदियां बह रही थी। मन में बेखास्ता यही आया कि लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। ऐसी नदियां जो लड़ियों के रूप में दिखाई दे रही थी तो ऐसा लगा कि एक बार के लिए कि उन लड़ियों को उठाकर अपने हाथ में लपेट लूं, उन्हें अपने गले में पहन लूं। मोतियों की माला सी लग रही थी वो। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे और कहते अचानक से हम पृथ्वी लोक से न जाने किस लोक में है वो चले गए थे। अचानक से कितना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ, इतना निष्कलंक सौंदर्य पहली बार देख रहे थे। कितना सुंदर, कितना मनोहारी निष्कलंक सौंदर्य कि लगा इस धरती पर जूते उतारकर पांव पूछकर आगे बढ़ना चाहिए। इतना अतुलित सौंदर्य था, इतनी प्यारी धरती थी मखमली खेत कि जूते पहनकर चलने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जूतों को उतारकर एक तरफ रख दिया, अपने पाँव को पोंछकर इस धरती पर कदम है वो रखा जाए, ऐसी स्वर्ग में धरती पर कदम है वो रखा जाए, ऐसा सोच रहे हैं। धीरे धीरे मेरी निगाहों से इस घाटी को पार किया और जहाँ से हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते हैं, वहाँ कुछ छोटे पर्वतों का अनुवास किया। और कहते इस धरती से मेरी नजर जैसे ही हटी, इसको मैंने पार किया, मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ से हरे खेत शुरू हो जाते थे, नदियाँ शुरू हो जाती थी, वन शुरू हो जाता था, क्षितिज धरती और आकाश के मिलन का जो जगह है क्षितिज के धुंधलेपन में नीला नीला कोहरा छाया हुआ था और उसमें घुल जाते थे। वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों को मैंने अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं, और उन्हें छोटे छोटे पर्वतों पर बादल है वो घिरे हुए थे और कुछ नहीं था। कुछ देर उन बादलों से निगाह भटकते रहे कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। तो कहते मैं उन बादलों को, उन छोटे पर्वतों को देख ही रहा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो अचानक मेरे मन को एक आश्चर्य का धक्का लगा, क्या इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है, अटल खड़ी हुई है, अटल है। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, छोटे सा बादल के टुकड़े सा दिखाई दे रहा था और कैसा अजब रंग है उसका, न सफेद न रुपहला न हल्का नीला, पर तीनों का आवाज देता हुआ। ऐसा क्या है ये चीज? यह है क्या बर्फ? तो नहीं, हाँ जी बर्फ नहीं है तो क्या है? और अकस्मात बिजली का यह विचार मन में होता कि इसी कत्यूर घाटी के पार में नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय खड़ा है। नगाधिराज नग पर्वत को कहते हैं और पर्वतों का भी राजा हिमालय कहलाता है, नगाधिराज। तो कहते हैं हाँ हाँ ये बर्फ ही तो है। और इस बर्फ के पार कहते कि मेरे मन में विचार होता है बिजली की भांति अकस्मात अचानक से ये कत्यूर घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय ही तो है। इन बादलों ने इसे ढक रखा है। वैसे वह सामने क्या है, इसका एक कोई छोटा सा बादल, बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। और तो कहते हैं कि ठीक है हिमालय, लेकिन ये सामने और क्या है? ऐसा देखिए अब लेखक है, कवि है, तो मन की कल्पनाएं अनेक रूप ले रही है। कहते हैं कि उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला नगाधिराज, बड़ा हिमालय, विशाल हिमालय, उसका एक छोटा सा बाल स्वरूप स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। बादलों को खिड़की के रूप में चित्रित करते हैं, छोटा पर्वत को हिमालय के बाल स्वरूप के रूप में चित्रित करते हैं यहाँ। और कहते हैं कि बाल स्वभाव वाला जो शिखर है बादलों की खिड़कियों से झांक रहा है। मैं हर्ष तिरेक से चीख उठा, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। तो अचानक से जैसे ही बादल थोड़ा सा जिसका हटा तो बर्फ के दर्शन हुए, बर्फ देखा और चीख पड़ती है कि वह देखो बर्फ, वह देखो बर्फ। सभी ने देखा, लेकिन फिर से बादल आ गए और वो फिर से लुप्त हो गया।
लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया हो। कितना सुंदर, कितनी सुंदर कल्पना यहाँ करते हैं कि पहले छोटे पर्वत को देखकर उनके मन में, भारती जी के मन में आया कि ये नगाधीरा सम्राट, पर्वत सम्राट हिमालय का कोई छोटा बाल स्वरूप है, बाल स्वभाव वाला बालक है जो बादलों की खिड़की से झांक रहा है। अचानक से वो फिर से लुप्त हो जाता है। तो ऐसे लगा कि मानो बाल स्वभाव होने के कारण बच्चा जानकर उससे किसी ने उसे अंदर खींच लिया, इस खिड़की से अंदर खींच लिया कि गिर जाओगे, अंदर खींच लिया कि खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर न पड़े। पर क्षण के हिम दर्शन ने हमें न जाने क्या कर दिया। तो कहते हैं कि वो थोड़ा सा एक क्षण के लिए जो हमें, पल के लिए हमें जो हिम दर्शन हुआ था, बर्फ के दर्शन हुए थे, उसने हमारे अंदर पता नहीं क्या क्या विचारधाराएं वो बढ़ दी थी। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट दूर हो चुकी थी, सब छूमंतर थे, सब आकुल हो गए, बेचैन हो गए। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी भी अपना घूंघट धीरे से खसका देगी। और तब वो कह रहे कि अभी सभी व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए कि अभी थोड़ी देर में बादल हट जाएंगे और पर्वतराज हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा और इसकी सौंदर्य राशि निरावृत, बिल्कुल इस पर कोई आवरण नहीं होगा, निरावृत होगा। ये असीम सौंदर्य राशि, असीम सौंदर्य इसमें देखने को मिलेगा। और ऐसा लग रहा है हमारे सामने अभी अपनी अपनी घूंघट है उसे हटाएगी, खसका देगी। और तब, और पूछो मत तब क्या होगा, तब सचमुच मेरा दिल है वो बुरी तरह से फड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था इतने धीर थे, कोशानी आई भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू क्या है। डाक बंगले के खान साहब ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत है साहब, 14 टूरिस्ट आकर है, हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। तो जिस डाक बंगले में रुकते हैं तो उनका खान साहब होता है, वो बताते हैं कि साहब आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं कि एक टूरिस्ट का दल आया था, 14 टूरिस्ट का दल था जो हफ्ते भर तक 7 दिनों तक यहाँ पड़े रहे, लेकिन बर्फ के दर्शन नहीं कर पाए। बादल हटे नहीं, छटे नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मौसम है वो खुलने वाला है, उसके खुलने के आसार है, आपको बर्फ दिखाई देगी। बड़े भाग्यशाली है। सामान रख दिया गया पर मैं, मेरी पत्नी सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय के सामने के बरामदे पर बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं हैं वो अनावृत हो रही थी। बादल धीरे धीरे छटने लगे थे और कहते कि नए नए शिखर हमें देखने को मिले, पर्वत शिखर देखने को मिले, हिम रेखाएं हैं वो अनावृत हो रही थी। हिम रेखाएं, बर्फ से ढकी हुई जो पर्वत थे वो अनावृत, उनसे पर्दा हट रहा था। आवरण जो था, बादलों का आवरण, वो अनावृत हो रहे थे, हट रहे थे। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमय रोमांचक श्रृंखला। और जैसे ही बादल हटे तो क्या देखते हैं कि बाएं से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती थी, शून्य तक, एकदम बिल्कुल शून्य तक, आकाश तक दिखाई देने वाली, शून्य तक जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़, पर्वत में ऊबड़ खाबड़ जो थी हिम शिखर, ऊबड़ खाबड़ रहस्य में रोमांचक श्रृंखला, रोमांचित करने वाली ऐसी पंक्तिबद्ध जो पहाड़ खड़े थे। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर बता पाता तो यह खरगोश या पीर ही क्यों रह गई होती। तो कहते मेरे मन में उस समय को देखकर, उस वातावरण को देखकर, उस मनोहारी वातावरण को देखकर क्या मेरे मन में विचारधाराएं उठती, अगर मैं उसे व्यक्त कर पाता, शब्दों के माध्यम से बता पाता, तो आज इन बर्फ की सीढ़ियों को देखकर मेरे मन में पीर नहीं होती, पीड़ा नहीं होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। बताते हैं कि जैसे इससे ठेले पर रखी हुई बर्फ की सिल्लियों को देख करके इससे उठने वाली जो भाप है, ठंडी ठंडी भाप है, वो लगती है। वैसे ही हिमालय की शीतलता, हिमालय की जो शीतलता थी मस्तक को छू रही थी, माथे को छू रही थी। और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे थे। ऐसी शीतलता मिल रही थी हिमालय को देखकर कि मन के सारे जो संताप थे मिट रहे थे, सारे जो अंतर्द्वंद थे मिट रहे थे, सबको नष्ट कर दिया था। सारे संघर्ष जैसे खत्म हो गए हों। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उन्हें नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। तो लेखक कहते हैं कि मुझे पहली बार समझ में आ रहा है ये बात है कि क्यों
जो पुराने साधक होते थे, प्राचीन समय में जो साधक होते थे, साधना करने वाले होते थे, जो संसार में रहकर उन्हें दैविक भौतिक ताप का सामना करना पड़ता था, उन दैविक और भौतिक ताप से वो घिरे रहते थे और उनसे मुक्ति पाने के लिए वो क्यों हिमालय की गोद में है वो चले जाते थे, हिमालय की कंदराओं में चले जाते थे, हिमालय की गुफाओं में चले जाते थे अपनी साधना करने के लिए। ये आज मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मन के तन के सारे दैविक भौतिक ताप है वो खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं मेरे पहली बार समझ में आया था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन में क्षितिज पर होते हुआ, कितनी पुरानी है ये हिम राशि। मेरे मन में एक सवाल उठा कि कितनी पुरानी होगी ये बर्फ, ये हिम राशि। जाने किस आदिम काल से शाश्वत अविनाशी हिम शिखर पर जमा हुआ है। तो कहते हैं कि न जाने कितने आदिम काल से, प्राचीन काल से ये शाश्वत अविनाशी कभी न विनाश होने वाली हिम इन शिखरों पर है वो जमी हुई है, बर्फ है वो इन शिखरों पर जमी हुई है। कुछ विदेशियों के लिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। तो कहते हैं कि कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को है वो चिरंतन हिम कहा है, द इंटरनल स्नोस कहा है। चिरंतन सूरज ढल जाता और सुदूर शिखरों पर दूर ग्लेशियर ढाल घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। तो अब शाम का समय हो गया है, संध्या का समय हो गया है, सूरज ढलने लगा है और सुदूर जो शिखर थे, दूर जो शिखर दिखाई दे रहे थे, उनके जो ग्लेशियर थे, बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र थे, ग्लेशियर ढाल घाटियाँ वो धीरे धीरे क्षीण होने का आभास मिलने लगा था, वो लुप्त होने लगी थी, अंधकार में लुप्त होने लगी थी। आतंकित मन ने मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, क्या इन्हें जो बर्फ के जो पहाड़ है क्या कभी मनुष्य इन तक पहुंच पाया भी है या नहीं, या अनंत काल से इन शून्य बर्फ ढके दरों में से बर्फ के अंदर हू करते हुए बहते हैं, या अनंत काल से इस पर केवल बर्फ के तूफान है वही आते रहते हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों से पिघली केसर बहने लगी, बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, गहरी घाटियाँ गहरी नीली हो गई, अंधेरा होने लगा और हम उठे और हाथ मुंह धोने और चाय पीने में लगे। पर चुपचाप थे सब गुमसुम, जैसे सब का सब कुछ है वो छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसके अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, सब अपने में सब डूब गए थे। अंधेरा जैसे हो गया, घाटियाँ लुप्त होने लगी थी, बर्फ है वो अंधकार में छिपने लगी थी। तो सब अपने हाथ मुंह धोते हैं, चाय पानी पीते हैं, सब चुप थे, गुमसुम थे, जैसे उन्होंने न जाने उनका कुछ है वो उनसे छीन लिया गया, या फिर ऐसा लग रहा था उन्होंने जो कुछ देखा था उसे अपने आप में ही सहेज रहे हैं, अपने में उसे सहेज कर रखना चाहते हैं, सहेजने में आत्मलीन हो गए हैं, सब अपने में डूब गए थे। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम है वो सो रहा हो, जैसे हिमालय सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है, और लेकिन सोचते कि मेरा मन यहाँ कर ऐसे कल्पनाहीन क्यों हो गया, कल्पनाएं कहाँ चली गई। इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जानता। कहते मेरी कल्पनाएं कहाँ चली गई, न जाने कितने लेखकों कवियों ने इस हिमालय इस बर्फ को देखकर न जाने क्या क्या लिख दिया है, लेकिन मुझे एक पंक्ति तो दूर, एक शब्द भी नहीं मिल रहा है। पर कुछ नहीं, ये सब कितना छोटा लग रहा है हम हिम सम्राट के समक्ष, पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं, कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसकी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा ये हिमालय बड़े भाई की तरह है, ऊपर चढ़ रहा है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे, ऐसा लगने लगा। ऐसी कल्पनाएं धीरे धीरे मन का जो हिमालय था उससे भी बादल है वो छटने लगे थे। अब वे लेखक के मन में है वो धीरे धीरे कल्पनाएं हैं वो आने लगी थी। कल और ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मानो हिमालय बड़े भाई की तरह वो ऊपर चढ़ गया और मुझे छोटा भाई मानकर, मुझे कुंठित हुआ सा जानकर, नीचे खड़ा हुआ देखकर लज्जित होकर थोड़ा उत्साह भरने का प्रयास कर रहा है और एक स्नेह भरी चुनौती जैसे शायद वो मुझे दे रहा है कि ऊपर उठोगे, हिम्मत है तुमने। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा, जैसे तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो गए। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ा था। सबसे अधिक खुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ। बोला भाई साहब हम तो वंडरस्ट्रक है कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। तो कहते हैं कि हम तो बड़े ही वंडरस्ट्रक है, बड़े ही आश्चर्य हैं
कि भगवान ने अपनी क्या क्या लीलाएं की है, क्या क्या करतूत है वो दिखाई है इस हिमालय पर। हम इस पर हमारी हंसी तो मुश्किल से ठंडी हो गई कि अकस्मात एक शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला हम हर पर्सपेक्टिव से हिमालय देखूंगा। तो कहते हैं कि मैं हर दृष्टि से हिमालय को देखना चाहता हूँ। शीर्षासन, सिर नीचे पैर ऊपर कर लिए। पूछा गया तो कहते हैं कि मैं तो हर नजरिए से, हर क्षेत्र से हिमालय को देखना चाहता हूँ। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई के अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा वो सब जीनियस लोग शरीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से ही मैं भी सिर का बल हिमालय को देखता हूँ। तो कहते हैं दूसरे दिन घाटी से उतरकर 12 मील चलकर हम बेजनाथ पहुंचे, जहाँ गोमती बहती है, गोमती नदी। गोमती की उज्ज्वल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं हम शिखरों पर कब पहुंचू, कैसे पहुंचे। इस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरा, उसमें डूबा रहा। तो कहते हैं कि हम पहुंचे, 12 मील चलकर बेजनाथ पहुंचे, गोमती नदी के दर्शन हुए, वहाँ उस गोमती की उज्ज्वल जल राशि देखा, उसमें हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया हमने देखी। और कहते हैं उन शिखरों पर मैं कैसे पहुंचूं, ये मेरा मन है वो ललायत हो रहा था। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीड़ा उठता है। आज भी दृश्य को याद करता हूँ तो मन पीड़ित हो जाता है कि क्यों नहीं वो हमेशा मेरे मन में है, वो उसी तरह से है, वो बसी रहे। कल ठेले की बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझा। तो कहते हैं कि कल पान की दुकान पर उसे ठेले की बर्फ को देखकर जो मेरे मित्र उपन्यासकार थे जिस तरह स्मृतियों में डूब गए थे, मैं उस दर्द को अच्छी तरह से समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो यह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती है और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को देखकर ही मन बहला लेते हैं। कहते वो बर्फ की ऊंचाइयां, उस हिमालय की ऊंचाइयां, वो बर्फ से घिरे हुए पर्वत शिखर आज भी हमें बुलाते हैं, हमें आमंत्रित करते रहते हैं। और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को देखकर ही अपने मन को बहलाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं हम कौशानी गाँव फिर से, क्यों नहीं उस बर्फ को नजदीक से देखना चाहते हैं। किसी ने ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से गिरकर ही तो तुलसी ने कहा है कबो हो यहीं रहीन रहो, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक इन शिखरों की ऊंचाइयों पर। तो लेखक का मन वही बसने करता है, कहता है क्या मैं कभी इसे पर्वत शिखर पर, इसी जगह पर है, कभी रह पाऊंगा इसकी ऊंचाइयों पर, इस पर्वत शिखर की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालयों को किसी के हाथ संदेश दे दूं। और कहता है कि वहाँ जाने वाले मन में आता है, ऐसी कल्पना, ऐसे विचार आते हैं कि वहाँ मैं अपने मन का एक संदेश हम हिमालय के लिए भेज दूँ। नहीं बंधु, आऊँगा मैं, फिर लौट कर आऊँगा, लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वही मेरा मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। एक लेखक के कवि के रूप में, लेखक के रूप में तो कहते हैं कि उस हिमालय पर बर्फ से ढके उस हिमालय को मैं किसी के हाथ संदेश दे दूँ और कहूँ कि हे बंधु मैं फिर से आऊँगा, फिर से लौट कर आऊँगा। मेरा मन तो वही रमता है, वही जगह मुझे रमणीय लगती है, मनोहारी लगती है, सुहावनी लगती है, उस ऊंचाइयों पर ही तो मेरा आवास है और वही मेरा मन रमता है। मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे आऊँ, ये संदेश मैं किसी परिचित के साथ है वो हिमालय के पास भेजूँ, ऐसा मेरा मन है वो बार बार करता है। तो ये देखिए हमारा पाठ है वो कंप्लीट होता है ठेले पर हिमालय। इसको देखकर ही उन्होंने अपनी जो यात्रा, कुशानी की यात्रा की थी उसका स्मरण हुआ आता है और बड़े ही सुंदर सहज शब्दों के द्वारा, सुंदर पंक्तियों के द्वारा धर्मवीर भारती जी ने हमें हिमालय के हिम के दर्शन है वो करवाए हैं। उनके आभारी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अध्याय समझ में आया होगा। अगले अध्याय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।